गाइस वेलकम टू कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक मॉर्गेज यानी कि बंधक। तो क्या होता है मॉर्गेज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विलेख तथा विभिन्न प्रकार के बंधकों को परिभाषित किया गया है। तो ये पूछ लिया जाता है कि 58 में कौन कौन परिभाषित है, कौन कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है बंधक है, बंधककर्ता है, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विलेख और विभिन्न प्रकार के बंधकों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या 5 है और इनसे अदर भी हैं इसमें इंक्लूड। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं बंधक क्या है। तो बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान से देखना, पूछ ली जाती है मेंस में भी और प्री में भी। इंटरव्यू का क्वेश्चन तो है, बनता ही है यहाँ से। तो बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है। ठीक है, जो उधार के तौर पर दिए जाने वाले या दिए गए धन के संदाय को या वर्तमान या भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व की उत्पत्ति हो सके प्रतिभूति करने के प्रयोजन या उद्देश्य से किया जाता है, बंधक कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि अचल संपत्ति हो और उसमें किसी हित का वह अंतरण। ठीक है, ट्रांसफर होना चाहिए किसका? इंटरेस्ट का, जो उधार के तौर पर दिए जाने वाले, यानी कि जो उधार के तौर पर दिए जाने वाला है दिए गए धन के संदाय को वर्तमान में या भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन। ठीक है, कि कोई वचन है उसके पालन या जिससे धन संबंधी दायित्व की उत्पत्ति हो सके प्रतिभूति करने के प्रयोजन या उद्देश्य से किया जाता है, तो वह बंधक कहलाता है। तो इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके पास कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास कुछ टाइम के लिए बंधक रख देता है। तो और उससे पैसे ले लेता है और कहता है कि जब मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, आप मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर देना। तो ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंधक किया जाता है। ठीक, तो ये किसी ऋण के बदले में होता है और जिससे धन संबंधी दायित्व की उत्पत्ति हो सके। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बंधककर्ता की डेफिनेशन। तो बंधककर्ता कौन है? तो अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण करने वाला होता है, इसे अंतरक भी कहा जाता है। जो हित का अंतरण कर रहा होता है ना, जो ट्रांसफर कर रहा है, वो बंधककर्ता कहलाता है। जिसको किया जा रहा है वो बंधकदार यानी मोर्गेसी कहलाता है। मोर्गेसर बंधककर्ता, मोर्गेसी बंधकदार। और बंधक धन जिसका वह मूलधन और ब्याज जिनका संदाय तत्क्षण प्रतिभूत है या अंतरण के समय किया जाना है, यानी कि जो जिस धन के लिए बंधक किया जा रहा है वह है। ठीक, बंधक विलेख क्या है? तो मोर्गेज डीड क्या है? तो यदि बंधक धन लिखित पत्र में है यानी कि रिटन में है और जिसके द्वारा बंधक के समय अंतरण किया जाता है और उसके द्वारा कोई अंतरण किया जा रहा है किसी विलेख के द्वारा, और ऐसे प्रपत्र को बंधक विलेख के नाम से जाना जाता है। बंधक के समय जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि बंधक के लिए प्रतिफल होना अति आवश्यक है। बिना प्रतिफल के बंधक शून्य होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन प्री में भी और इंटरव्यू में भी। क्या बिना प्रतिफल के बंधक हो सकता है? तो नहीं। अगर होता है तो कैसा होगा? वह शून्य माना जाएगा, ना कि शून्य करने। ठीक, अर्थात प्रतिफल विहीन बंधक का कोई अस्तित्व नहीं होता है और बंधक के संबंध में साम्य का सिद्धांत न लागू होकर केवल विधि का सिद्धांत ही लागू होता है। तो यहाँ पर कोई इक्विटी नहीं चलेगी, ओनली लॉ। ठीक, तथा यह हिंदू एवं मुसलमान दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, क्योंकि मोमडन्स पर उनकी पर्सनल विधि लागू होती है, लेकिन यहाँ पर ये बंधक हिंदू और मुस्लिम दोनों पर अप्लाई होगा। हम देख लेते हैं बंधक के कुछ आवश्यक तत्व हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले है संव्यवहार में किसी हित का अंतरण किया गया हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो और ऐसा हित किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट किस में हो? किसी स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी में होना चाहिए। बंधक का प्रतिफल या उद्देश्य होना चाहिए, जो बंधक किया जा रहा है उसके लिए प्रतिफल होना चाहिए, उसका यह उद्देश्य भी कोई जरूरी होना चाहिए। और पक्षकारों का अंतरण में आशय बंधक का होना चाहिए। ठीक, और अधिनियम की धारा 58B का संबंध साधारण बंधक से, जिसके अनुसार बंधककर्ता अर्थात बंधक करने वाला बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। ठीक, 58B जो बताती है साधारण बंधक के बारे में बताती है। ठीक,
और इसके अनुसार बंधककर्ता अर्थात बंधक करने वाला बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। और इसके साथ साथ वह अभिव्यक्ति विवक्षित तौर पर यह करार करता है कि असफल होने पर बंधकदार संपत्ति के जहां तक आवश्यक हो विक्रय करने का अधिकार होगा। इस प्रकार किया गया विक्रय साधारण बंधक की कोटि में आता है। मान लीजिए कि किसी ने ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की, ठीक, और यह कहते हुए कि यदि मैं ऋण नहीं चुका पाता हूँ तो आपको ये राइट देता हूँ कि आप इसे सेल कर सकते हैं, आप चाहे जहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप इसके पूर्ण स्वामी होंगे। ठीक, ये होता है साधारण बंधक। उसके बाद आता है साधारण बंधक में जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है, यानी फोरक्लोजर। ठीक, और साधारण बंधक की रजिस्ट्री होना भी अनिवार्य है और इस प्रकार के बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं दिया जाता है। ठीक, यानी कि इसका रजिस्टर करना आवश्यक है, रजिस्ट्री होनी आवश्यक है और इसमें इस प्रकार के बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि साधारण बंधक में कब्जा दिया जाता है तो नहीं दिया जाता। ठीक, और सादे बंधक में बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से ऋण की वापसी का दायित्व रखता है। ठीक, इस पर इम्पोर्टेंट केस है किशनलाल बनाम गंगाराम। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बंधकदार को दावा लाए बिना विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बिना दावा लाए वह विक्रय नहीं कर सकता। किशनलाल बनाम गंगाराम लिखा। अधिनियम की धारा 58C, इसमें शर्त सहित विक्रय द्वारा बंधक के बारे में बताया गया है और इसमें बंधककर्ता कुछ शर्तों के साथ दिखावटी रूप से संपत्ति को विक्रय कर देता है और उसकी शर्तों में एक निश्चित दिन पर बंधक के भुगतान पर चूक होने की स्थिति में विक्रय माना जाएगा या उक्त रकम अदा करने पर क्रेता बंधक संपत्ति को विक्रेता को अंतरण कर देगा। रकम अदा करने या देने की शर्त बंधक विलेख में ही होनी चाहिए, वह अलग अलग दस्तावेज या प्रपत्र में अंकित न हो। कमल शिवराज बनाम राव काटकर सोपान राव अलगुड़े केस है। इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि विक्रय रकम अदा करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है तभी इसे बंधक कहा जाएगा, अन्यथा इसे बंधक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यदि विक्रय किस लिए किया गया, रकम अदा करने के लिए, ठीक है, या किसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए। अधिनियम की धारा 58B भोग बंधक का विवरण बताती है और इसके अनुसार बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधक को परिदत्त देता है या कर देता है। ठीक है, इसमें संपत्ति का कब्जा दिया जा रहा है, जबकि उसमें जो हमने देखा था साधारण बंधक में उसमें कब्जा नहीं दिया गया था। और 58C में हमने देखा था कि शर्त सहित विक्रय बंधक, इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ बंधककर्ता कुछ शर्तों के साथ दिखावटी रूप से संपत्ति को विक्रय कर देता है, मतलब फॉर्मली विक्रय कर दी है, एब्सोल्युटली नहीं है, और उसकी शर्तों में एक निश्चित दिन पर बंधक के भुगतान पर चूक होने पर स्थिति में विक्रय माना जाएगा। जिस दिन वह भुगतान नहीं कर पाता है वह विक्रय सेल हो जाएगी, मतलब वह कंप्लीट हो जाएगा। और उक्त रकम अदा करने पर क्रेता बंधक संपत्ति को विक्रेता को अंतरण कर देगा और रकम अदा करने या देने की शर्त बंधक विलेख में ही होनी चाहिए, अलग दस्तावेज प्रॉपर्टी में अंकित न हो सकती। तो ये था शर्त सहित बंधक। और जबकि भोग बंधक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कब्जा दे देता है और यह ऐसा करने के लिए अपने को अभिव्यक्ति विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है तथा बंधकदार को प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्राधिकृत करे और उस संपत्ति से प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या उसके किसी भाग को प्राप्त करे और ब्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले। उपरोक्त समव्यवहार ही भोग बंधक कहलाता है। ये इस तरह का समव्यवहार है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम की, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। मान लीजिए कोई मकान है वो किराए पर उठा हुआ है, आपने वह उसे बंधक कर दिया और यह कह दिया कि उसे जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो किराया आ रहा है उस मकान का, उसे आप बंधक धन में मान लें और उसे मतलब जो उसका कर्ज है उसमें से चुकता कर लें। ठीक है, तो इस तरह का होता है भोग बंधक। बंधक के विभिन्न भेदों या प्रकारों का जन्म स्थल आंग्ल हिंदू विधि, रोमन विधि आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में दिखाई देता है। अधिनियम में बंधक पर पूर्ण विवरण है जो समव्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ मिलकर बंधक विधि पर पूर्ण व्यवस्था का संयोजन करती है। भोग बंधक है, बंधक के सारे तत्व विद्यमान होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो वहाँ भोग बंधक नहीं हो सकता। भोग बंधक में संपत्ति की भोग संबंधी हित या प्रयोग की क्षमता को जमानत के रूप में रखा जाता है। भोग बंधक में बंधकदार को संपत्ति के प्रत्येक संभव प्रयोग, किराया एवं सुखाधिकार के फायदे आदि प्राप्त होंगे। और भोग बंधक की प्रमुख विशेषताएं है, इसमें कब्जा देना अनिवार्य है जिसके कारण वह अन्य बंधकों से भिन्न लगता है। ठीक है, तो इसमें कब्जा देना अनिवार्य है और इसमें जब्ती या विक्रय का अधिकार नहीं होता है।
और बंधककर्ता का बंधक तक चुकाने का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर उसने दायित्व दे दिया है। भोग बंधक की कोई निश्चित अवधि या मियाद नहीं होती है। भोग बंधक उतनी अवधि के लिए होता है जब तक कि बंधक धन की पूर्ण संतुष्टि न हो जाए। बंधकदार को ऐसी संपत्ति में कोई स्वामित्व नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी बंधक पर। तो इसे याद करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ई फॉर इंग्लिश मॉर्गेज, और 58 ई में ये डिफाइन है। जबकि 58 बी में क्या था, साधारण बंधक था। 58 सी में सशर्त बंधक था, और डी में भोग बंधक, और ई में अंग्रेजी बंधक। तो इन्हें इस तरह से याद रख लें। तो इसमें जहाँ बंधककर्ता का दायित्व एक निश्चित तारीख पर बंधक संपत्ति का धन वापस करने का होता है, वहाँ वह बंधकदार को बंधक संपत्ति के स्वामित्व को पूर्ण रूप से अंतरित इस शर्त के साथ करता है कि बंधक धन के मिलने के बाद बंधक संपत्ति को वह वापस कर देगा। उपरोक्त व्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संपत्ति का अंतरण हो रहा है और अंग्रेजी बंधक कहलाता है। 58 ई 1929 ईस्वी के संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और अंग्रेजी बंधक में यद्यपि कि बंधककर्ता संपत्ति का पूर्ण अंतरण का दावा करता है, परंतु वस्तुतः किसी संपत्ति का कोई हित ही पूर्ण रूप से दिया जाता है। यहाँ संपत्ति का पूर्ण अंतरण नहीं होता, अंतरण विक्रय विनिमय या दान तक ही सीमित है। बंधक स्वयं ही सीमित हित का अंतरण होता है। अंग्रेजी बंधक में बंधकदार का विक्रय का तो अधिकार होता है, लेकिन उसे जब्ती का अधिकार नहीं होता है। ठीक, अंग्रेजी बंधक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि बंधककर्ता एक स्पष्ट व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है, जिसका संबंध बंधक धन की अदायगी से होता है। बंधक धन की अदायगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी एवं बंधक धन की अदायगी की तारीख दोनों ही अंग्रेजी बंधक की रीढ़ हैं। इनके न होने पर अंग्रेजी बंधक संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 58 एफ में हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक या साम्य बंधक का विवरण है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों या अन्य नगर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को किसी अचल संपत्ति के हक के दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूत सृष्ट करने के आशय से परिदत्त देना करता है, तो उसके द्वारा किया गया उपरोक्त व्यवहार हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। अब माधोदास बनाम रामकृष्ण के बाद में इसमें कहा गया कि इस प्रकार के बंधक के लिए संपत्ति उपरोक्त नगरों में होना आवश्यक नहीं है, वह कहीं भी स्थित हो सकती है। ठीक है, और जबकि जो मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हैं उसमें कहा गया है कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में होनी आवश्यक है, जबकि माधोदास में क्लियर मना कर दिया। और इसकी आवश्यकता क्या है, बंधककर्ता पर किसी कर्ज अन्य दायित्व की अदायगी का भार हो, इसमें पंजीकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि सीधे टाइटल डीड से जमा हो जा रही है। और हक को प्रमाणित करने में तात्विक महत्व रखने वाले दस्तावेजों का जमा होना आवश्यक है। और टाइटल डीड्स क्या है, हक विलेख क्या है, यह भूतपूर्व मालिक द्वारा बेचने की संविदा, खरीद की मालियत की हुंडी, खरीदने वाले व्यक्ति के नाम की टैक्स रसीद, बिक्री मेमो, क्रय राशि के ड्राफ्ट, किराया, भाड़ा एवं उनकी रसीदें, बेचने वाले फर्म की कीमत वसूल पाने की स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र आदि को स्वतः विलेख या हक विलेख कहा गया है। अब सामयिक बंधक क्या है, तो इस प्रकार के बंधक का ये काफ़ी पुराना है तथा अधिनियम की धारा 58 एफ से काफ़ी विस्तृत अवधारणा है, और यह बंधक अचल संपत्ति के हित का अंतरण करने में सफल नहीं होता। अंग्रेजी विधि में इस उन्हीं प्रकारों में से स्वतः विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक है। क्या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का तथा सामयिक बंधक एक ही है, तो इन्हें नहीं। इसमें मामूली अंतर यह है कि सामयिक बंधक अचल संपत्ति के हित का अंतरण करने में सफल नहीं होता है। साम्य अदालतों में इसे प्रवर्तित कराया जा सकता है। हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक में अन्य बंधकों की भांति संपत्ति के हित का अंतरण कराया जा सकता है। भारत में सामयिक बंधकों की मान्यता नहीं है। ठीक, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब है विलक्षण बंधक 58 जी में बताया गया है। तो इसे हम सिंपल से एक वर्ड में समझें तो विलक्षण बंधक जिनमें ऊपर दिए गए सारे बंधकों में से कोई भी लक्षण ना हो, विलक्षण बंधक है। ठीक है, यानी एनोमलस मॉर्गेज। इसमें बताया गया कि जो बंधक उपयुक्त सारे बंधकों जैसे सादा बंधक, सशर्त बंधक आदि और विक्रय द्वारा बंधक से भिन्न है, उन्हें विलक्षण बंधक की श्रेणी में रखा जाता है। इस खंड को भी 1929 के संशोधन के बाद जोड़ा गया। और कौन से को जोड़ा गया था, इंग्लिश को। ठीक है, तो विलक्षण बंधक के पक्षकारों की कर्तव्य अधिकार संविदा पर निर्भर होते हैं। यदि कब्जा दिए भोग बंधक किया जाए, बिना कब्जा दिए भोग बंधक किया जाए तथा भोग बंधक में व्यक्तिगत दायित्व लिया जाए, तो ऐसे बंधक विलक्षण ही होंगे। ओटी बंधक, पेरुआ अर्धम बंधक, कानून बंधक आदि प्रथागत बंधक के उदाहरण हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉर्गेज का। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।